हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस नए एनिमे की एपिसोड की स्टार्टिंग रिगार्डन मैजिकल एकेडमी को दिखाने से होती है। इस एकेडमी में सबसे ज्यादा मैजिक की वैल्यू होती है क्योंकि ये मैजिकल एकेडमी है। नेचुरली मैजिक तो एक टैलेंट है, मगर उन लोगों का क्या जिन्हें मैजिक आता ही नहीं है। वो लोग जाएंगे डंजन्स में और वहाँ के मॉन्स्टर्स को मारेंगे, जिससे उन्हें क्रेडिट्स मिलेंगे और उसी की मदद से वो लोग इस एकेडमी में पास हो सकते हैं। ये जो सारी बातें हैं हमें हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है, जिसका नाम विल्ला होता है, लेकिन हम इसको विल बुलाएंगे। इसके बाद हमें एकेडमी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एडवर्ड नाम का एक टीचर सभी लोगों को मैजिक सिखा रहे थे। आब्राकाडाब्रा गिली गिली छू। थोड़ी देर बाद वो विल को आवाज लगाते हैं, लेकिन विल तो एक बार में सुनता ही नहीं है, तो वो 2-4 बार बोलते हैं, विल, ओ विल, ओ विल, हुनी ले थारी खटिया खड़ी कर दूंगा। इतना बोलने पर विल को सुनाई दे जाता है, तो एडवर्ड उसे सामने बुलाकर मैजिक परफॉर्म करने को कहता है, जो सुनकर विल ना चाहकर भी सामने आ जाता है। वह आना इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि उसको मैजिक आता ही नहीं था, और अब वो मैजिक परफॉर्म करने की कोशिश तो करता है कि काश हो जाए, काश ये हो जाए, मगर उससे नहीं हो पाता है, जो देखकर पूरी की पूरी क्लास विल के ऊपर हंसने लगती है। अबे साले, इतना सा मैजिक नहीं आता है। लेकिन तभी प्रोफेसर सबको शांत शांत करके विल से कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारी एकेडमी में ऐसे स्टूडेंट भी है जो इतने आसान मैजिक को भी परफॉर्म नहीं कर सकते। और तभी हमें पता चलता है कि विल एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि दिन रात थ्योरी करता रहता है, बस उसको ही अच्छा परफॉर्म करता है। उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, उसका परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत ही खराब रहता है। इसी बीच एक स्टूडेंट कूल बनते हुए एडवर्ड के बिना बोले उस मैजिक को परफॉर्म करके दिखा देता है, और मैजिक के खत्म होते ही हमें उस बंदे का नाम सियाना बताया जाता है नहीं, सियोन बताया जाता है। आगे एडवर्ड सियोन को बोलते हैं, ज्यादा सियाना बनने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमको मैजिक परफॉर्म करने की बोला। खैर, इसके बाद एडवर्ड बाकी स्टूडेंट से कहता है कि तुम लोगों ने देखा, इस एकेडमी में मैजिक ही सब कुछ है और मैजिक का इस्तेमाल करने वाले ही हीरोज कहलाते हैं। इस एकेडमी में मैजिक टैलेंट को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, इसीलिए इस एकेडमी में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जिन्हें मैजिक का इस्तेमाल करना नहीं आता है। अच्छा यही होगा कि ऐसे लोग खुद से इस मैजिक एकेडमी को छोड़ दे। बस उसके इसी बुरे बर्ताव के साथ ये क्लास खत्म हो जाती है। आगे हम सियाने सियोन को देखते हैं, जो कि क्लास के खत्म होते ही विल को परेशान करने के लिए पहुंच जाता है। वो आते ही विल से कहता है, मैंने सुना था कि तुम फिर से डंजन में गए थे कमजोर मॉन्स्टर्स को मारकर क्रेडिट लेने के लिए। उसी बीच वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम कोलगेट होता है, नहीं, जिसका नाम कोलेट होता है। अरे आज हो क्या गया है, उल्टे पुल्टे नाम क्यों बुला रहे मेरे से। कोलेट यहाँ पर आते ही सियोन को जाने के लिए कहती है, जिस पर सियोन कहता है, तुम जैसी अच्छी लड़की इस जैसे की साइड क्यों ले रही है, इसे तो मैजिक का यूज करना भी नहीं आता। जिसके जवाब में कोलेट कहती है कि विल एक अच्छा लड़का है और वो तुमसे ज्यादा मेहनत करता है। तो वहीं कोलेट की इस बात को सुनकर सियोन थोड़ा सा चिढ़ जाता है और कहता है कि सिर्फ काइंडनेस और हार्डवर्क किसी को अच्छा मैजिशियन नहीं बना सकती है। इसके बाद सियोन विल से कहता है कि मैजिया वंडर बनना सिर्फ तुम्हारा एक सपना ही रह जाएगा, अच्छा यही होगा कि तुम इस सपने को छोड़ दो। और इतना कहकर सियोन आखिरी में कहता है, छोड़ो, मुझे अपना कीमती वक्त तुम जैसे लड़के पर बर्बाद नहीं करना। और बस इतना कहकर वो अपने चमचों के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कोलेट विल से कहती है कि तुम सियोन और टीचर की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, वो तो ऐसे ही हैं, सबको नीचा दिखाते रहते हैं। जिस पर विल कहता है कि हाँ, मैं ये बात तो मानता हूँ कि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता, मगर मैं खुश हूँ कि तुम जैसी क्यूट लड़की मेरी चिंता करती है। जो सुनकर कोलेट थोड़ी सी शर्माने लगती है और विल से पूछती है कि तुम ऐसी फ्लर्टिंग वाली बातें इतनी आराम से क्यों करते हो, तुम्हें किसी भी लड़की से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिस पर विल कहता है, अच्छा, लेकिन मुझे तो बचपन से सिखाया गया है कि लड़कियों की हमेशा तारीफ करनी चाहिए, और वैसे भी तुम इतनी क्यूट हो तो तुम्हें क्यूट ही कहूंगा ना। जो सुनकर कोलेट तो शर्म के मारे लाल बबूला हो जाती है और विल से कहती है, चलो चलो, बस बहुत हो गया तुम्हारा, बंद करो अब ये। असल में कोलेट एक नोबल है, यानी कि वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। आगे कोलेट विल को देखती है जो कि आसमान की तरफ देख रहा होता है और उससे कहता है
कि आज आसमान बहुत सुंदर दिख रहा है, जिस पर कोलेट भी एग्री करती है। और तभी हमें पता चलता है कि बहुत समय पहले इन सभी लोगों को डार्कनेस के अंदर ट्रैप करके रखा गया था, जिस वजह से इन्हें पता ही नहीं था कि स्काई किसे कहते हैं, और ये पूरा वर्ल्ड सेलेस्टियल होस्ट के अंडर में रहता था। और फिर तभी वहाँ पर 5 विजार्ड्स आए, जिन्होंने मिलकर इन सभी को डार्कनेस से बाहर निकाला। फिर उन्हीं 5 विजार्ड्स को मैजिया वंडर कहा जाने लगा, और तभी से ही मैजिया वंडर को इस वर्ल्ड का हाईएस्ट टाइटल बना दिया गया। और इसीलिए यहाँ पर अब हर एक मजिशियन मैजिया वंडर बनने का ही सपना देखता है। फिर आगे कोलेट विल से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि आज भी एल्विस वीना हमें ऊपर से देख रही होगी? जिस पर विल कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो हमें अभी भी देख रही है, बिल्कुल टॉप से। जिसके बाद हमें विल के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्विस वीना विल को बता रही होती है कि तुम्हें पता है कि सन और मून नाम की भी कोई चीज होती है जो कि आसमान में होती है, और आसमान की दूसरी साइड पर एक ब्यूटीफुल सा सनसेट देखने को मिलता है, और वो सनसेट पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मानी जाती है। जिस पर वेल वीना से कहता है कि हम ना एक साथ मेजिया वेंडर बनेंगे, और आपस में फिर वो एक साथ मेजिया वेंडर बनने का प्रॉमिस भी करते हैं। फिर प्रेजेंट में आगे विल हमें ये भी बताता है कि वीना अभी अपने टैलेंट से अभी तक की सबसे यंग मेजिया वेंडर भी बन चुकी है, और वो टावर के सबसे टॉप पर पहुंच चुकी है। लेकिन विल ने भी अभी तक हार नहीं मानी है, और वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट होता है, और अगले सीन में हम वापस से विल को ही देखते हैं, जिसको खतरनाक डांट पड़ रही होती है, क्योंकि वो डंजन के 7th फ्लोर पर अकेले ही चला गया था। और जो आदमी विल को डांट रहा था उसका नाम वोरकर होता है, और वो इनका टीचर ही था। लेकिन खैर जो भी हो, फिर विल को यहाँ पर उस डंजन के अंदर जाने के 2 क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं। आगे प्रोफेसर वोरकर विल से कहते हैं, तो तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया मेजिया वेंडर बनने के सपने से। देखो, अगर तुम्हें सच में टावर के टॉप पर जाना है तो तुम्हें अपर इंस्टीट्यूट में अच्छा परफॉर्म करना होगा, और उस चीज के लिए तुम्हें अच्छे खासे क्रेडिट्स चाहिए होंगे। मुझे पता है कि तुम्हें मैजिक का इस्तेमाल करना नहीं आता है, और इसीलिए तुम्हें स्पेल वर्क में अच्छे क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे, और सिर्फ प्रैक्टिस क्रेडिट से एडवांस में जाना बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम मेजिया वंडर को तो छोड़ो, तुम ग्रेजुएट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लास्ट एग्जाम के अंदर भी विल को अच्छे क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिले थे, और इस हफ्ते के एंड तक आते आते उसे कैसे भी करके 4 क्रेडिट पॉइंट्स तो चाहिए ही होंगे, वरना उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और तभी विल सोचता है, और इस हफ्ते के खत्म होने में तो बस 2 ही दिन बचे हैं, सिर्फ 2 दिन में मैं 4 क्रेडिट्स कहाँ पर लेकर आऊंगा। और तभी विल फटाक से अपनी थ्योरी वाली नोटबुक में देखने लगता है कि उसे ऐसे कौन से मॉन्स्टर को मारना चाहिए जिससे उसे 4 क्रेडिट फटाफट मिल जाए। तभी वोरकर उसको देखता है, अरे यार ये तो थ्योरी में ही रहेगा जिंदगी भर। और फिर वो कहता है कि मैंने सुना है कि डंजन के 6th फ्लोर पर एक मॉन्स्टर आया है जिसे अभी तक किसी ने नहीं हराया, और वो मॉन्स्टर 4 क्रेडिट पॉइंट्स वाला ही है, इसलिए तुम उस मॉन्स्टर को मारकर कुछ क्रेडिट पॉइंट्स कमा सकते हो। जो सुनकर विल खुशी के मारे वोरकर को गले लगा लेता है, और उनको ये बताने के लिए थैंक्स कहता है। तो वहीं सियाने सियोन ने इन दोनों की बातें छुपकर सुन ली होती हैं, और वो भी वहां जाने का मन बना लेता है ताकि वो विल को स्कूल से निकलवा सके। इसके बाद अगले सीन में हम विल को देखते हैं, जो कि अपनी बिल्ली किकी के साथ डंजन के 6th फ्लोर पर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आ चुका होता है। यहाँ पर वो किकी से कहता है कि उसे इस बात की तो खुशी है कि वो पहले से ही बेस्कर विल से लड़ चुका है। तुम्हें तो याद ही होगा कि हम पहले भी कितनी आसानी से उसके फायर से बच चुके थे, हमें बस उसकी फायर से बचना होता है। जो सुनकर किकी उदास हो जाती है, क्योंकि पिछली बार कोई आग वाग से बचे नहीं थे, बेचारी आग में झुलस गई थी वो तो विल कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, तुम पिछली बार की तरह नहीं चलोगी, क्योंकि हम इस बार तो फायर ब्रीथ से बचकर रहेंगे, और इसीलिए किकी तुम मेरी मदद करना, मैं तुम्हारी नाक पर भरोसा कर रहा हूँ। तभी सीन सियोन और उसके साथियों की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि डंजन में विल से आगे पहुंच चुके थे। यहाँ पर सियोन उसके साथियों से कह रहा था कि अगर वो लोग उस मॉन्स्टर को विल से पहले हरा देंगे तो विल को क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जिससे उसे इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जो सुनकर सियोन का एक साथी कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन सियोन तुम्हारा ये प्लान बहुत ही डेंजरस है, वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम तीनों उसे नहीं हरा पाए तो हमारी जान भी जा सकती है। जो सुनकर सियोन गुस्से से कहता है
कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक इलाइट हूँ, जिस पर उसका साथी उससे माफी मांगने लगता है। आगे जब वो लोग मॉन्स्टर को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी सियोन के साथी को पीछे से एक मुक्का लगता है, जिससे वो दूर दराज जाकर गिरता है। और जब वो दूसरा लड़का पीछे देखता है तो वो मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे इधर विल को भी उनका पता चल जाता है और वो सीधा उनकी तरफ तेजी से भागता है। और जैसे ही विल वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सियोन अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तो वहीं उस खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर वो थोड़ा डर जाता है और अपने मन में कहता है कि इस मॉन्स्टर का नाम तो इविल सेंटिनल है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गया? इसको मारने के तो असल में 10 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं और ये मॉन्स्टर तो नीचे वाले फ्लोर्स में पाया जाता है ना, तो ये यहाँ पर कैसे आ गया? और वो सब तो ठीक है, ये सियाना सियोन यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी आगे विल वहाँ पर देखता है कि सियोन के मैजिक अटैक से मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो सियोन भाई साहब की सारी शियान पत्ती निकल जाएगी, वहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन तभी फिर वो अपने मन में सोचता है कि क्या उसे सियोन को बचाने जाना भी चाहिए या नहीं चाहिए। सियोन तो हर वक्त उसकी इंसल्ट करता रहता है, उसको परेशान करता रहता है। लेकिन तभी विल को वीना की बात याद आ जाती है, जिसमें वीना ने विल से कहा था कि उसने विल के जितना बहादुर और काइंड पर्सन नहीं देखा है, और इतना बोलकर वो विल को ग्लासेस गिफ्ट में देती है। आगे विल उन्हीं ग्लासेस को पहनकर सुपर हीरो वाली फीलिंग लेता है। और तभी इधर जब वो मॉन्स्टर जैसे ही सियोन पर अटैक करता है तब विल वहां जाकर मॉन्स्टर के अटैक को रोक लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वोरकर के पास आते हैं। अब ये खड़ूस एडवर्ड यहाँ पर क्यों आया है? वो प्रोफेसर वोरकर को आकर बताते हैं कि सियोन और उसके दो दोस्त बिना परमिशन के डंजन में चले गए हैं, इसीलिए तुम उन लोगों को वापस लाने के लिए किसी को भेजो। जिस पर प्रोफेसर वोरकर एडवर्ड से पूछते हैं कि वो लोग डंजन के कौन से फ्लोर पर गए हैं, जिसके जवाब में प्रोफेसर एडवर्ड बताते हैं कि वो लोग 6th फ्लोर पर चले गए हैं। जो सुनकर प्रोफेसर वोरकर कहते हैं 6th फ्लोर पर? अब तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विल भी वहाँ पर हैं। और इतना कहते ही वो प्रोफेसर एडवर्ड को अपने मैजिक बॉल में डंजन में विल की लड़ाई को दिखाते हैं, जहाँ पर हम विल को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर से एकदम खतरनाक तरीके से लड़ाई कर रहा होता है। ये इतना खतरनाक कैसे बन गया? और इसी लड़ाई के बीच विल उस मॉन्स्टर की एक उंगली काट देता है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो विल पर एक खतरनाक अटैक कर देता है। पर विल भी कमजोर नहीं था, वो उसके हर एक हमले को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर विल के ऊपर एक पत्थर फेंक देता है, मगर विल भी उसके अटैक से बचकर मॉन्स्टर के पीठ पर अपनी तलवार घुसेड़ देता है। विल को इतना ज्यादा अच्छे से लड़ते देख इधर सियोन शॉक रह जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये सच में वही विल है जिसे मैजिक भी नहीं आता है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड भी विल के खतरनाक शो को मैजिक बॉल में देख रहे होते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर वोरकर एडवर्ड को बताते हैं कि विल के पास सुपर स्ट्रेंथ है और उसके पास ऑब्जर्वेशन स्किल भी है। इससे वो अटैक्स के पैटर्न को याद रख के नेक्स्ट अटैक को गेस कर लेता है। और डंजन में हम इसी चीज का नमूना भी देखते हैं। विल उस मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न को समझकर उसके अटैक से बचते हुए उसका एक हाथ काट देता है। और तब प्रोफेसर वोरकर एडवर्ड को आगे कहते हैं कि भले ही विल को मैजिक नहीं आता है, मगर वो इस दुनिया में अकेला ऐसा स्पोर्ट्समैन है जिसकी स्पीड लाइट के जैसी है। तो वहीं इधर विल उस मॉन्स्टर की तलवार को उठाता है, मगर तभी वो मॉन्स्टर विल पर मैजिक से अटैक कर देता है। लेकिन तभी विल एकदम खतरनाक लाइट की स्पीड से उस तलवार से मॉन्स्टर के मैजिक के साथ साथ मॉन्स्टर को भी 2 हिस्सों में काट देता है, जिससे उस मॉन्स्टर का वहीं पर राम नाम सत्य है, वो मर जाता है। विल को ऐसा करते देख प्रोफेसर एडवर्ड बहुत चक्के रह जाते हैं और वो एकदम शौक में ही ये कहते हुए चले जाते हैं, ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक आदमी जिसको मैजिक ना आता हो वो मैजिक को सरपास कर दे। साले प्रोफेसर जलन हो रही हमारे हीरो से हैं। इसके बाद आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि विल को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए प्रोफेसर वोरकर 10 क्रेडिट पॉइंट्स देते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पर सभी लोग विल का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिक पावर्स नहीं होती है। जिसके बाद हम प्रोफेसर वोरकर और विल को देखते हैं जो कि एकेडमी के हेड मास्टर कार्लड्रोन के पास आए होते हैं, जहाँ पर कार्लड्रोन अपने मैजिक का यूज करके विल को एक स्वॉर्ड देती है और इसके साथ ही विल के आसपास कई सारे मैजिक सर्कल्स अपीयर होते हैं, जो देखकर विल तुरंत उस छोटी सी स्वॉर्ड का यूज करके उन सारे मैजिकल सर्कल्स को फटाफट खत्म कर देता है। और उसकी इस स्वॉर्ड एबिलिटी को देखकर हेड मास्टर एकदम शॉक हो जाती है और भले ही उसके पास मैजिक एबिलिटी ना हो, लेकिन उसकी इस स्वॉर्ड एबिलिटी को देखकर हेड मास्टर विल को अपनी एकेडमी में एडमिशन दे देती है। फिर आगे विल हेड मास्टर कार्लड्रोन से पूछता है कि अगर वो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो क्या वो टावर के टॉप पर जा पाएगा, जिसके जवाब में कार्लड्रोन कहती है कि अगर तुम अपना टारगेट फिक्स कर लो और उसकी तरफ बढ़ने की हर कोशिश करो तो जरूर तुम एक दिन टावर के टॉप पर पहुंच जाओगे। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर वोरकर की क्लास चल रही होती है। वो सभी को टावर के बारे में बता रहे थे। वो बोलते हैं कि अगर किसी को टावर के टॉप पर जाना है तो उसे अपर इंस्टीट्यूट में अच्छा परफॉर्म करना होगा और ये सब कुछ करने के लिए मेजिया वेंडर बनने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि तुम्हें कोई नया मैजिक बनाना होगा और दूसरे तरीके में तुम्हें 7200 क्रेडिट पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। वैसे बहुत ही कम लोग हैं जो पहले तरीके का इस्तेमाल करके मेजिया वेंडर बन पाते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन ही ज्यादातर लोगों के लिए बेस्ट है। मगर तुम लोगों की अभी की कंडीशन देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मेजिया वेंडर बनना तो दूर की बात है, तुम तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जो सुनकर सभी बच्चों की लंका लग जाती है। अरे यार, और सारे के सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वहीं अगले सीन में हम विल और कोलेट को देखते हैं, जहाँ पर विल कोलेट को बता रहा होता है कि प्रोफेसर वोरकर उसे बहुत काम देते हैं। जिस पर कोलेट कहती है, लेकिन तुमने तो सारे लिखने वाले क्रेडिट्स पहले ही ले लिए हैं, तो अब तुम्हें कौन सा वर्क मिला है। जिस पर विल कोलेट को बताता है कि उसे ये वर्क इसलिए मिला है क्योंकि वो स्पेल वर्क में फेल हो गया था और वो इसको करके स्पेल वर्क के कुछ क्रेडिट्स को रिकवर कर सकता है। और वैसे भी प्रोफेसर वोरकर बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो सप्लीमेंट्री क्लास लेते तो हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकी के प्रोफेसर तो डायरेक्ट ही फेल कर देते हैं। जिस पर कोलेट भी एग्री करती है और कहती है हाँ वो सब तो सही है क्योंकि प्रोफेसर एडवर्ड भी किसी चीज में इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। आगे फिर जब वो लोग बात करते करते दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें सियोन का एक दोस्त दिखाई देता है जो कि वहाँ पर खड़े बाकी स्टूडेंट्स को बोल रहा था कि सियोन ने तो अकेले ही डंजन के 4th फ्लोर वाले मॉन्स्टर को मार दिया, अकेले। दोस्तों ये लोग ऐसा सफेद झूठ असल में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग तो पहले ही मॉन्स्टर से मार खाकर बेहोश हो गए थे और फिर बाद में जब उनको होश आया तो उनको लगा कि उस मॉन्स्टर को तो सियोन ने ही हराया है। और तभी हम लोग सियोन को भी देखते हैं जो कि एकदम खेमड़े जैसा मुंह बनाकर बैठा हुआ था। वो अपने मन में कह रहा होता है कि सच तो ये है कि उस मॉन्स्टर को मैंने नहीं हराया है बल्कि उस विल ने हराया है और असलियत तो यह है कि मैंने तो कुछ नहीं करा था। आगे जब सियोन विल को अपने सामने देखता है तो वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के मारे जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और वापस से उससे लड़ाई करने लगता है। अरे बाप रे, अभी भी इसमें इतनी हिम्मत बची है। लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन की शुरुआत हमें प्रोफेसर एडवर्ड को दिखाने से होती है जो कि हेड मास्टर कार्लड्रोन से विल को इस एकेडमी से निकालने को कह रहे थे। जो सुनकर हेड मास्टर कार्लड्रोन एडवर्ड से पूछती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। विल अपने 6th ईयर में है और अब हम उसे ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। जिस पर एडवर्ड कहता है लेकिन हमें एक ऐसे लड़के की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिसको मैजिक ना आता हो। जिस पर कार्लड्रोन विल का डेटा निकाल कर कहती है कि अगर हम सिर्फ मैजिक को छोड़कर बाकी चीजों को देखें तो बाकी सभी चीजों में विल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अगर हम मेजिया वेंडर को छोड़ भी दे तो वो एक अच्छा हीलर तो जरूर बन ही सकता है। वैसे भी हमारी एकेडमी की यही ड्यूटी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कुछ बनाकर ही यहाँ से भेजें। जिस पर प्रोफेसर एडवर्ड हेडमास्टर को बताता है लेकिन विल कुछ और बनना ही नहीं चाहता है, वो बस मेजिया वेंडर ही बनना चाहता है। जो सुनकर कार्लड्रोन कहती है फिर तो यह एक प्रॉब्लम की बात है, तो फिर एडवर्ड तुम्हें विल का टेस्ट लेना चाहिए और ऐसा करके तुम्हें यह पता भी लग जाएगा कि विल मेजिया वेंडर बनने के लायक है भी या नहीं, और इसीलिए अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ।
कि विल को इस एकेडमी से निकालना है या नहीं। और ये सुनकर एडवर्ड खुशी खुशी यहाँ से जाने लगता है और उसे देखकर हेडमास्टर हमें बताती है कि एडवर्ड मेजिया वेंडर को बहुत अच्छे से जानता है और वो खुद भी एक खतरनाक डार्क वाइपर मैजिशियन है। और क्योंकि वो अपने आप में इतना ऊपर पहुंच चुका है कि वो विल को पहचान नहीं पा रहा है, उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, और इसी वजह से उन्होंने एडवर्ड को विल का टेस्ट लेने को बोला। वहीं दूसरी तरफ हम लोग विल और कोलेट को देखते हैं, जहाँ पर लॉकर में सामान रखते हुए कोलेट उसमें रखी विल की स्वॉर्ड को भी देख लेती है। जिसके बाद हमें डायरेक्ट लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विल और कोलेट पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड आ जाते हैं और वो विल से कहते हैं कि विल, तुम लगातार स्पेल वर्क में फेल होते जा रहे हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक लेसन दे दिया जाए। जो सुनकर विल को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर एडवर्ड वो उसको एक लेसन दे रहे हैं, वो भी अकेले। गजब की बात है यार। आगे एडवर्ड विल से कहता है कि तुम्हारा असाइनमेंट है एक हिट करना और वो हिट तुम मेरे ऊपर करोगे। जो सुनकर विल थोड़ा सा शौक और घबरा जाता है कि आपके ऊपर हिट करना है, मगर वो इस चीज के लिए मना भी नहीं कर सकता क्योंकि प्रोफेसर एडवर्ड बहुत ही खड़ूस आदमी है। फिर आगे प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि अगर तुम मुझे हिट कर पाए तो तुम्हें 5 स्पेल वर्क क्रेडिट में मिलेंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें उसी वक्त इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद आगे एडवर्ड विल से कहता है कि बिना मैजिक टैलेंट वाले लोग मेजिया वेंडर बनने का सपना कभी नहीं देख सकते हैं। इतना कहते ही एडवर्ड युद्ध मैदान के चारों तरफ एक स्पेल कास्ट कर देता है। उसी बीच दूसरी तरफ हम लोग प्रोफेसर वॉर्कर को देखते हैं, जो कि हेडमास्टर के पास में ही आए होते हैं। उनके यहाँ पर आते ही हेडमास्टर अपना मैजिक यूज करके उसको विल और एडवर्ड की फाइट दिखाती है। वॉर्कर ये चीज देखकर कहता है कि एडवर्ड कितना खतरनाक आदमी है, आपने विल जैसे बच्चे को उनके सामने क्यों रखा। तो हेडमास्टर कहती है कि एडवर्ड विल का टेस्ट ले रहा है और अब वो इस चीज को नहीं रोक सकती है। और ऐसा करके वो लोग ये पता लगाना चाहते हैं कि विल मेजिया वेंडर बनने के लायक है भी या नहीं। जो देखकर प्रोफेसर वॉर्कर कहते हैं लेकिन ये तो गलत बात है, आप सभी लोगों को छोड़कर डायरेक्ट खतरनाक एडवर्ड को ही ये काम दे दी। जिस पर हेडमास्टर वॉर्कर से पूछती हैं, एडवर्ड को दे दिया तो क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जिस पर वॉर्कर बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि एडवर्ड बहुत ही खतरनाक है, वो बहुत ही पास पहुंच चुका है मेजिया वेंडर बनने के। तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध मैदान में हम देखते हैं कि विल तो प्रोफेसर एडवर्ड से लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा थक जाता है। वो कहता है कि प्रोफेसर तो मुझ पर काफी लो लेवल का ब्लैक मैजिक यूज कर रहे हैं, पर फिर भी ये स्पेल बहुत ही पावरफुल है। और फिर आगे विल प्रोफेसर एडवर्ड के ऊपर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन प्रोफेसर का मैजिक बैरियर उस अटैक को रोक देता है। और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर प्रोफेसर एडवर्ड उस पर अपने मैजिक से अटैक कर देते हैं, जिससे तो विल जोर से जमीन पर जाकर धड़ाम से गिर जाता है और उसका चश्मा भी टूट जाता है। और वहाँ पर ही पड़ा पड़ा जख्मी हालत में वो नोटिस करता है कि प्रोफेसर एडवर्ड तो बिना स्पेल को पढ़े ही यूज कर रहे हैं, और वो भी बहुत जल्दी। आगे प्रोफेसर एडवर्ड विल से कहते हैं कि अब मैं सिर्फ 2 ही स्पेल्स का यूज करूंगा, पहला तो तुम्हें डैमेज करने के लिए और दूसरा तुम्हारे अटैक से मुझे बचाने के लिए। और मेरी ये वाली बात तुम हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम 1000 स्पेल्स नहीं भी सीख सकते तो एक स्पेल को ही इतना अच्छे से सीख लो कि वो स्पेल उन 1000 स्पेल से भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। और दोस्तों, प्रोफेसर की इस बात से हम ये तो समझ सकते हैं कि इनको मैजिक की दुनिया का बहुत नॉलेज है। खैर, इतना बोलने के बाद प्रोफेसर एडवर्ड विल के ऊपर बहुत सारे स्पेल कास्ट करने लगते हैं, जिससे विल के ऊपर लगातार धड़ाधड़ बहुत सारे अटैक होने लगते हैं। विल उन सारे अटैक से बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन बच नहीं पाता है। और फिर एक स्पेल की वजह से प्रोफेसर एडवर्ड उसे यहाँ से वहाँ से यहाँ पटकने लगते हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर उसके पास उसकी स्वॉर्ड होती तो शायद वो कुछ कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम कोलेट को देखते हैं। वो यहाँ पर विल के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि प्रोफेसर एडवर्ड ने उसे अकेले लेसन लेने के लिए बुलाया है, और वो ये सोच रही होती है कि
कहीं प्रोफेसर एडवर्ड विल को टॉर्चर तो नहीं कर रहे। तभी उसके पास किकी आ जाती है जो कि काफी जख्मी हालत में थी और आते ही वो विल के लॉकर की तरफ इशारा करने लगती है। ये देखकर कोलेट विल के लॉकर को खोलती है। तो वहीं इधर हम देखते हैं कि विल तो एकदम हेल्पलेस और पूरा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। प्रोफेसर एडवर्ड उसे कह रहे होते हैं कि मेजिया वेंडर्स टॉप मजिशियंस होते हैं और अगर तुम मुझे ही नहीं हरा पा रहे हो तो तुम्हारे आगे बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है। एडवर्ड यहाँ पर विल को बहुत ही डीमोटिवेट कर रहा था ताकि विल अपने मेजिया वेंडर बनने के सपने को छोड़ दे। वो कहते हैं कि मैजिकल वॉन्ड हमेशा से स्वॉर्ड से ज्यादा पावरफुल थी और हमेशा रहेगी। इतना बोलते हुए एडवर्ड विल के सर के ऊपर अपना पैर रख देता है और उसे अपने सपने को भूलने को कहता है, लेकिन विल हार मानने को तैयार नहीं था और अपने सर से एडवर्ड का पैर हटा देता है। जो देखकर एडवर्ड विल से कहता है, इतने क्या जिद्दी हो तुम, क्यों बनना है तुम्हें मेजिया वेंडर? जिस पर विल कहता है कि मैं उस पर्सन के पास में रहना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैंने एल्फेरिया से वादा किया था तो इसीलिए मैं मेजिया वेंडर बन के रहूंगा। लेकिन एडवर्ड कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा थोड़ी ना होता है। जिस पर विल कहता है कि आपके लिए ये बातें चाहे बकवास हो लेकिन मैं मेजिया वेंडर बन के रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से कोलेट विल को उसकी स्वॉर्ड दे देती है और जैसे ही स्वॉर्ड विल के पास आती है ढन टन विल लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये देखकर प्रोफेसर एडवर्ड उसके ऊपर एक और अटैक कर देते हैं, मगर विल इस बार अपनी स्वॉर्ड के साथ था। वो अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को काट देता है। जो देखकर प्रोफेसर एडवर्ड चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये मोरिया ब्लेड है। आगे प्रोफेसर एडवर्ड विल के चारों तरफ स्पेल से दीवार बना देते हैं। जो देखकर विल को थोड़ा सही लेकिन मन में डर तो आता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। तभी प्रोफेसर एडवर्ड उस पर अपने मल्टी स्पेल से अटैक करने लगते हैं, लेकिन विल भी अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर प्रोफेसर एडवर्ड विल से बचने के लिए अपने चारों तरफ बैरियर बना लेते हैं, लेकिन विल इस बार 2-3 खतरनाक मोटिवेशनल लाइनें बोलने के बाद उसके बैरियर को तोड़ देता है और सीधा विल की तलवार उनके गले पर पहुंच जाती है। और तभी प्रोफेसर देखते हैं कि विल की तलवार की वजह से उनके चेहरे पर एक कट आ गया है, यानी कि विल ने उन्हें हिट कर दिया और इस तरीके से विल एडवर्ड को हरा देता है। आगे प्रोफेसर वहां से गुस्से में जाते हुए कहते हैं कि 5 स्पेल के क्रेडिट्स तुम्हारे। इधर हम देखते हैं कि विल एडवर्ड से फाइट करने की वजह से बहुत बुरी तरीके से थक जाता है और बेहोश होने लगता है। और वहीं ये सब होते हुए ऑफिस में बैठे हेडमास्टर और प्रोफेसर वॉकर भी देख रहे होते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एल्फी विल को कह रही होती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा काइंड और ब्रेव तुम हो। और इतना बोलने के बाद एल्फी विल को एक ग्लासेस भी देती है, जिसके बाद एल्फी यहाँ से जाने लगती है। उसको देखकर विल कहता है कि एल्फी मैं भी एक दिन टावर के टॉप पर आके ही रहूंगा, चाहे मैं मैजिक का यूज ना भी कर पाऊँ या कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मैं अपने प्रोमिस को जरूर पूरा करूंगा। हम सनसेट एक साथ जरूर देखेंगे। जिस पर एल्फी भी विल से कहती है तो ठीक है, ये प्रोमिस रहा कि हम साथ में सनसेट को देखेंगे। और फिर एल्फी के जाने के बाद विल रोते हुए प्रोफेसर वॉकर से कहता है कि प्रोफेसर बस ये आखिरी बार है जब मैं रो रहा हूँ। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विल अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए न्यूज़पेपर बांट रहा होता है। तभी अचानक से न्यूज़पेपर बांटते बांटते विल का पैर फिसल जाता है, जिससे उसके सारे न्यूज़पेपर धप 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 करके गिरने लगते हैं। मगर तभी विल अपनी खतरनाक स्किल्स का यूज करके टप 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 करके उन सारे न्यूज़पेपर को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी एक न्यूज़पेपर तो नीचे गिर ही जाता है। और जब विल उस न्यूज़पेपर को उठाने लगता है तब वो न्यूज़पेपर में एल्फी को देखता है। उसमें लिखा हुआ था कि एल्फी ने एक नया मैजिक इन्वेंट किया होता है और इसी के साथ उसका एक नया रिकॉर्ड भी बन चुका था, 12 ओरिजिनल स्पेल्स इन्वेंट करने का। फिर विल उस न्यूज़पेपर को जब आगे पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि अपर इंस्टीट्यूट ने एकेडमी को एक ऑर्डर दिया है और वो ऑर्डर एल्फी की तरफ से होता है। और ये देखकर तो विल बहुत एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से अपने रूम के लिए निकल जाता है। और रूम में आते ही वो अपने रूममेट रोस्टी से पूछता है कि क्या वो उसके लिए मैजिक आइटम बना सकता है क्या, जिस पर रोस्टी पूछता है
आखिर हुआ क्या है? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जिस पर विल कहता है कि एल्फी ने एक ऑर्डर भेजा है फ्रोस्ट वोल्कर मॉन्स्टर के आइस कोर्स को कलेक्ट करने का, और इसीलिए मुझे जाना होगा। आज मैं स्कूल की छुट्टी भी रख रहा हूँ। आगे वो ये भी कहता है कि इस काम को पूरा करने के लिए सारे स्टूडेंट्स को कुछ पैसे भी मिलेंगे, और मेरा टारगेट डंजन के 4th फ्लोर पर है, और इसी काम के लिए मुझे तुम्हारे मैजिक आइटम चाहिए। जिस पर रोस्टी कहता है, अच्छा ठीक है ठीक है, सच में तुम एक बहुत सीधे रूममेट हो। और इतना बोलकर रोस्टी उसे वो आइटम दे देता है। फिर आगे हमें बताया जाता है कि ग्रेट मैच क्वीन मर्सिडीज ने कहा था कि सब कुछ डंजन से ही आया है, तो जाओ और उन डंजन्स को अपनी नॉलेज और विजडम से क्लियर करो। साथ ही में अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद आगे हम विल को ही देखते हैं, जो कि डंजन के 4th फ्लोर पर पहुंच चुका था। जाते ही वो देखता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो कि सारे के सारे यहाँ पर विल की ही तरह एल्फी का ऑर्डर पूरा करने के लिए आए थे। आगे वो सियोन को भी वहाँ पर देखता है, जो कि फ्रोस्ट वॉकर्स को बड़ी आसानी से हरा रहा होता है। लेकिन ऐसा करते हुए सियोन तो अपने मन में विल के ही बारे में सोच रहा होता है कि कैसे ये सारे मॉन्स्टर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने उस दिन जिस मॉन्स्टर को हराया था वो तो इन मॉन्स्टर से काफी खतरनाक था। तो वहीं उसे देखकर इधर विल कहता है कि सियोन तो बहुत अमेजिंग है यार, अगर वो यहीं पर रहा तो मेरे लिए कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचेगा, इसीलिए अब मुझे थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा। तो फिर आगे डंजन के वो और अंदर जाता है, और अंदर जाते ही वो एक लड़की को देखता है जिसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक करने वाले होते हैं। मगर तभी विल देखते ही देखते उन मॉन्स्टर्स को अपनी स्वॉर्ड से खत्म कर देता है, जो देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिरकार इस लड़के ने ऐसा किया कैसे? बिना मैजिक का यूज किए इसने सिर्फ तलवार से ही उन मॉन्स्टर को मार डाला। इधर मॉन्स्टर्स को मारने के बाद विल उस लड़की के पास आकर उसके हालचाल पूछता है, आप ठीक तो है ना? और फिर ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम आइरिस होता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर वोरकर आधी खाली क्लास को बता रहे होते हैं कि अगर आप इस वर्ल्ड में एक नया मैजिक क्रिएट कर देते हैं तो आप बिना किसी मुश्किल के टावर के टॉप पर जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी नए मैजिक का नाम हमेशा या तो उसके क्रिएटर के नाम पर रखा जाता है या फिर उस क्रिएटर से ही जुड़ी हुई किसी चीज के नाम पर रखा जाता है। अगर आप में से कोई भी नया मैजिक बनाता है तो उसका नाम इतिहास के पन्नों पर लिख दिया जाएगा, लेकिन इस तरफ तो सारे स्टूडेंट्स को नया मैजिक बनाना बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है। तभी रोज नाम की एक लड़की प्रोफेसर वोरकर से पूछती है कि प्रोफेसर, जो लेडी एल्फेरिया न्यूज़पेपर में आई थी क्या वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है? जिस पर वोरकर बताता है, झबनी क्या, एल्फेरिया मैजिक में बहुत माहिर है और इस बात पर तो विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है कि कोई अकेले ही 12 मैजिक स्पेल्स को बना सकता है, और इसीलिए स्टूडेंट्स हिस्ट्री में उसे ग्रेटेस्ट मैच के नाम से जाना जाएगा। वहीं क्लास में बैठी हुई कोलेट भी कहती है कि जिस चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए विल इतनी मेहनत कर रहा है वो सच में बहुत कमाल की है। यार देखो ना, उसके एक ऑर्डर से सारी एकेडमी उसी के काम पर लग गई है। जो सुनकर रोज कहती है, लगता है किसी को जलन हो रही है कि कहीं विल की चाइल्डहुड फ्रेंड विल को तुमसे दूर ना कर दे। जिस पर कोलेट कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी वो अपने मन में सोचने लगती है, तो क्या विल आज एल्फेरिया के लिए ही डंजन में गया है? तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें डंजन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइरिस विल से कह रही होती है, तो आप ही हो वो सीनियर बुक लर्नर जिसके बारे में मैंने सुना था। आप ही हो ना वो जिसके पास कोई मैजिक भी नहीं है और साथ ही में कोई टैलेंट भी नहीं है। जिस पर विल आइरिस से पूछता है, तो क्या तुम्हें मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? जैसा कि तुमने अभी कहा कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो क्या तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा? जिस पर आइरिस कहती है कि मैं आपके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी, आपने तो मेरी जान बचाई है। यह सुनकर विल खुश हो जाता है और वो आइरिस से उसके यहाँ पर आने का कारण पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो यहाँ पर एल्फेरिया के ऑर्डर पर आई हैं। दरअसल मैं मेजा वेंडर्स की मदद करना चाहती हूँ और स्काई को रोकने के लिए अपना योगदान देना चाहती हूँ। और तभी विल हमें रिवील करता है कि जो स्काई हम लोग अभी देख रहे हैं वो असली नहीं है, वो तो बस एक बैरियर है जिसको मेजा वेंडर्स ने अपनी पावर से बनाया है। लोर के अकॉर्डिंग जिस दिन ये बैरियर टूट जाएगा
तब ये पूरी दुनिया फिर से अंधेरे में चली जाएगी और तब यहाँ पर चारों तरफ तबाही तबाही मच जाएगी। और इसीलिए हम स्टूडेंट्स ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि हमें मेजा वेंडर्स बहुत पसंद हैं, बल्कि हम सभी को ये विश्वास है कि अगर हम उनके ऑर्डर को पूरा करेंगे तो हम भी इस बैरियर को ऊपर ऐसे ही रखने में अपना योगदान दे पाएंगे। आगे आयरिस विल को कहती है, आप जानते हो, एक बार मैं लेडी एल्फेरिया से भी मिल चुकी हूँ। तू तो बस एक बार मिली है, मैंने तो पूरा बचपन उसके साथ बिताया है। ऐसा विल नहीं कहता है, मैं कह रहा हूँ। तो आयरिस कहती है कि एक बार जब वो डंजन में अकेली थी और खतरे में फंस गई थी, उसे चारों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर लिया था, तभी खुद लेडी एल्फेरिया ने वहां आकर उसे बचा लिया था। और इसीलिए आज भी मैं उन्हीं के ऑर्डर को पूरा करने यहाँ पर आई थी। पर देखो ना, अभी तक मुझे कोई फ्रोस्ट वॉकर मॉन्स्टर मिला ही नहीं है। लगता है बाकी सभी लोगों ने यहाँ के सारे फ्रोस्ट वॉकर्स मॉन्स्टर को हरा दिया है, इसीलिए मेरा सर्च मैजिक यहाँ पर कुछ ढूंढ ही नहीं पा रहा है। तभी केकी अचानक से विल को साइड में ले जाती है और बोलती है कि उसे यहाँ पर आसपास में किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास हो रहा है। तभी आयरिस विल से पूछती है कि क्या हुआ, आप क्या खचड़ पचड़ कर रहे हो। जिसके जवाब में विल कहता है कि फ्रोस्ट वॉकर जहाँ से भी गुजरते हैं ना, वहाँ पर आइस शार्ट्स छोड़ देते हैं और उनका साइज 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक ही होता है। पर यहाँ पर जो शार्ट्स हैं, इनका साइज उनसे 2 गुना ज्यादा है। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फ्रोस्ट वॉकर है। वो शायद किसी ऐसी जगह पर बैठा हुआ है जहाँ तुम्हारी सर्च मैजिक पहुँच नहीं पा रही है। इतना बोलकर विल उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। तभी आयरिस पूछती है कि आप तो मैजिक यूज कर ही नहीं सकते, तो आपको कैसे पता चला कि वो मॉन्स्टर कहाँ पर है। जिस पर विल कहता है कि हाँ, मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ मैजिक से ही होता है। कई सारी चीजें विजडम, नॉलेज और एक्सपीरियंस से भी होती हैं, और वो मेरे पास कूट कूट के भरा हुआ है। वो लोग बकड़ बकड़ कर ही रहे होते हैं कि तभी विल को महसूस होता है कि वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है तो विल आयरिस को पकड़कर वहाँ से दूसरी साइड में कूद जाता है, जिससे वो लोग उस मॉन्स्टर से बाल बाल बचते हैं। फिर आयरिस जब उठकर उस मॉन्स्टर को देखती है तो अपने मन में कहती है कि ये तो फ्रोस्ट रेक्स है, फ्रोस्ट वॉकर का बड़ा वर्जन। इसको मारने पर तो फ्रोस्ट वॉकर के 6 गुना ज्यादा क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, मगर विल फिर से वहाँ से जंप करके खुद को और आयरिस को बचा लेता है। और फिर वो आयरिस को कहता है कि अब तुम यहीं पर रुको, मैं मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आयरिस विल को जाने से मना करती है। वो कहती है कि फिजिकल अटैक्स इस मॉन्स्टर पर काम नहीं करते हैं, ये एक फ्रोस्ट रेक्स है, अगर आप इसे टच भी करते हैं तो आप वहीं पर फ्रीज हो जाएंगे। देखो, इस मॉन्स्टर को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि कोई लॉन्ग रेंज मैजिक से हम उस पर अटैक करें। जो सुनकर विल आयरिस को कहता है, हो गया तुम्हारा, अब तुम मुझ पर भरोसा रखो। और फिर वो जाते जाते कहता है कि मैंने पहले भी ऐसे मॉन्स्टर से फाइट की है। आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर विल पर अपने आइस बीम से अटैक कर देता है, लेकिन विल उसके अटैक से बचते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर वो एक ऊंची जंप करके उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और फिर मॉन्स्टर के नीचे जाने लगता है। तो वहीं इस मॉन्स्टर को विल कहीं दिख ही नहीं रहा होता है, तो वो इधर उधर भड़ाभड़ अटैक करने लगता है। अब ये सारे अटैक अनशन किधर भी जा रहे थे, तो उधर आयरिस और कीकी उनसे बचते हुए एक बड़ी से आइस की दीवार के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तो वहीं इधर विल रोस्टी का बनाया हुआ मैजिक आइटम मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जो सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर जाकर अटक जाता है। जिसके बाद विल उस फ्रोस्ट रेक के सारे अटैक से बचते हुए उस मैजिक आइटम की रोप से उस मॉन्स्टर को बांधने लग जाता है। और बांधने के बाद वो कहता है कि ये मॉन्स्टर्स फायर के अगेंस्ट कमजोर होते हैं, तो मैं इसे एक्सप्लोजन से खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर विल की तरफ ठंडी हवाएं फेंकने लगता है, जिससे विल फ्रीज होने लगता है। पर तभी विल उस मैजिक आइटम को फटाक से एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस रोप में आग लग जाती है। और उस आग के मैजिक आइटम के एंड में पहुँचते ही वो बम एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर राम नाम सत्य है वहीं पर खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि आयरिस अपने मन में कहती है, तो ये वो पर्सन है
जिसके पास कोई मैजिक नहीं है। तभी विल को उस मॉन्स्टर का कोर मिल जाता है और वो और आयरिस उसे लेकर वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि दरअसल आयरिस तो विल की जासूसी कर रही थी और अब वो विल के बारे में रिपोर्ट करने उसी टावर में आ गई हैं जहाँ पर मेजिया वेंडर हैं। आगे वो उसी रूम में आ जाती हैं जहाँ पर सारे मेजिया वेंडर बैठे हुए थे। आते ही वो कहती हैं कि मैंने आप सभी लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया, जिस पर कैरियोट कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस एक मीटिंग में थे, क्योंकि अगर ये बैरियर टूट जाएगा तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी वहाँ पर जियो कहता है कि हम सब जानते हैं कि वो सेलेस्टियल्स हमें दूसरी तरफ से देख रहे हैं और हम सब अभी इतने लोग नहीं हैं जो उनका सामना कर सकें। जो सुनकर एलेनोर कहती हैं कि हमें और ज्यादा इलाइट मेजेस की जरूरत है ताकि वक्त आने पर हम उन सेलेस्टियल से लड़ सकें। जिसके बाद कैरियोट आयरिस से पूछता है तो क्या तुम्हें कोई ऐसा मिला जो हमारे काम आ सके, जिस पर आयरिस कहती है कि हाँ, एकेडमी में मुझे एक स्टूडेंट मिला, विल, जो कि मैजिक का यूज तो नहीं कर सकता लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और इसीलिए मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप उसे टावर में बुलाएं। जिस पर कैरियोट और एलेनोर मना कर देते हैं, लेकिन जियो कहता है कि यह तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी कैरियोट कहता है कि उसे यहाँ बुलाने की अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी तो ग्रैंड मेजिया फेस्टिवल आ रहा है तो हम उसके बाद में डिसाइड करेंगे। तभी जियो भी कहता है कि टैलेंटेड लोग टावर पर चढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और फिर वो सारे मेजिया वेंडर वहाँ से चले जाते हैं, पर एल्फेरिया अभी भी वहीं पर थी। उसके हाथ में वही कोर आता है जो विल ने मॉन्स्टर को हरा कर लिया था। वो कहती है, विल, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है विल की आवाज से, जो हमसे कहता है कि एकेडमी हमें 12,000 पॉइंट्स देती है और अगर हमें मेजिया वेंडर बनना है तो हमें उन 12,000 में से 7,200 पॉइंट्स को कलेक्ट करना होता है। और फिर हम देखते हैं कि विल की क्लास का एक टेस्ट चल रहा होता है। हम देखते हैं कि सियोन और कोलेट अपने अपने एनिमीज को हराकर टेस्ट को पास कर लेते हैं। हम देखते हैं कि सियोन के पास 9,889 क्रेडिट्स हैं और कोलेट के पास 7,340 क्रेडिट्स हैं। जिसके बाद टेस्ट के लिए विल की टर्न आती है और वो तो अपने अपोनेंट को पंच मारने लगता है, जो देखकर सारे स्टूडेंट्स उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहती हैं, अबे ओ लूजर, तुझे मैजिक यूज करना है। अब मैजिक तो इसको आता नहीं, इसी कारण विल उस गोलेम से हार जाता है। फिर विल के बाद उनके क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स आकर उन गोलेम को हराने लगते हैं। उन टॉप 3 स्टूडेंट जिसमें से पहला जूलियस के पास 10,048 क्रेडिट्स होते हैं, लिहाना के पास 10,100 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं और विग्नाल के पास 10,075 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। तभी जूलियस लिहाना और विग्नाल को मेजिया वेंडर बनने के लिए चैलेंज करता है और वो अपने आइस मैजिक से फ्लावर बनाकर उन्हें चैलेंज को एक्सेप्ट करने को कहता है। जिस पर लिहाना और विग्नाल अपने वाइंड और थंडर मैजिक से उस फ्लावर को तोड़कर उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे वहीं पर मौजूद सारे स्टूडेंट्स इन तीनों की एबिलिटीज को देखकर इनकी तारीफ करने लगते हैं कि ये कितने खतरनाक हैं। जो देखकर विल सोचता है कि सारे लोगों को लगता है कि मैजिक ही सब कुछ है, क्रेडिट से ही उन लोगों की एबिलिटीज का पता चलता है, पर मेरे पास तो ग्रेजुएट होने के लिए भी पूरे क्रेडिट्स नहीं हैं और ऊपर से ये मेरा लास्ट ईयर है। और तब हमें विल के क्रेडिट्स दिखाए जाते हैं जो कि बस 5,405 ही होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जूलियस विल के पास से गुजर रहा था और उससे कहता है, तुम मेरे रास्ते में हो बच्चे, साइड में हट जाओ। जो सुनकर विल उससे काफी डर जाता है और माफी मांगकर साइड में हो जाता है। जिसके बाद जूलियस का दोस्त उससे कह रहा था कि तुम सच में काफी कमाल के हो जूलियस, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में जरूर चुने जाओगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि विल और कोलेट साथ में खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर कोलेट विल को कह रही होती है कि तुम सिर्फ राइटिंग और प्रैक्टिकल के तौर पर आगे नहीं जा सकते हो, ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में चूज होना ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। और वैसे भी ऐसे काफी सारे केस हैं जिनमें स्टूडेंट्स को 7,200 क्रेडिट्स कलेक्ट किए बिना ही चूज कर लिया था। तब विल कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो और मुझे पूरा यकीन है कि इस टाइम पर सभी लोग यही सोच रहे होंगे। द ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो कि रिंग गार्डियन मैजिकल एकेडमी में सिर्फ 2 साल में एक बार ही होता है। इसमें काफी तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करके लोग ये उम्मीद करते हैं कि टावर के मेजेस उन्हें चूज कर लेंगे। जो सुनकर कोलेट कहती है
कि जरा ध्यान से सुनो विल, ये फेस्टिवल वो जगह है जहाँ पर डिफरेंट सेक्शन आपस में बेस्ट स्टूडेंट्स को हासिल करने के लिए लड़ते हैं। और तुम ये भी मान सकते हो कि अपर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन यहीं से होते हैं। देखो मेजा वेंडर के 4 फ्रैक्शन हैं। पहला है थंडर फ्रैक्शन, दूसरा है एल्फ फ्रैक्शन, तीसरा है फायर फ्रैक्शन और चौथा है आइस फ्रैक्शन। और ये चारों फ्रैक्शन 4 मेजा वंडर संभालते हैं जिसमें मिस्टीरियस नोवा मौजूद नहीं है। और अगर इनमें से कोई भी तुम्हें चूज कर लेगा तो तुम टावर में जरूर जा पाओगे। जिस पर विल कहता है, लेकिन जरा तुम खुद सोचो, आखिरकार वो लोग ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट को इग्नोर करके मुझे चूज क्यों करेंगे? और मेरे पास तो कोई मैजिक भी नहीं है जिससे मैं उनको इम्प्रेस कर सकूं। जिस पर कोलेट कहती है, तो फिर बाहर जाने का एक और तरीका है। मैंने सुना है कि वोचर्स टैलेंटेड स्टूडेंट को ढूंढने के लिए नीचे आते हैं। जिस पर विल कहता है, वोचर्स, पर वो तो स्कूल मिस्ट्री में से एक है ना। और वैसे भी मेरे जैसे स्टूडेंट जिसके पास कोई टैलेंट ही ना हो, उसके लिए इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने की कोई जगह नहीं है। तो इसीलिए मैं तो लास्ट ईयर की तरह ही इस ईयर भी सबकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा। जो सुनकर कोलेट कहती है, लेकिन मुझे ना सच में लगता है कि अगर तुम इस ईयर पार्टिसिपेट करोगे ना तो तुम लोगों का अपने प्रति नजरिया बदल सकते हो। जिस पर विल कहता है कि मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया कोलेट, लेकिन अगर मुझे इस फेस्टिवल में इंटर करना है ना तो इसको एथलीट फेस्टिवल बनना पड़ेगा। तुम्हें सेकेंड ईयर का फेस्टिवल तो याद ही होगा, जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था तब मेरे साथ क्या क्या हुआ था। उसकी वजह से मेरी सारे लोगों के सामने बहुत ज्यादा बदनामी हुई थी जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। तभी हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं, जो देखकर कोलेट कहती हैं कि इन सभी को देखकर तो लग रहा है कि फेस्टिवल अब काफी ज्यादा क्लोज आ गया है। खैर कोई नहीं विल, वैसे रिंग गार्डियन के अलावा इस फेस्टिवल में कैपिटल से और भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो अगर तुम टावर तक नहीं जा सकते हो तो तुम कुछ और तो कर ही सकते हो। शायद वो लोग तुम्हें सिलेक्ट कर ले, किसी भी तरीके से हो। लेकिन ग्रैंड फेस्टिवल अपनी स्किल्स को दिखाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो सुनकर विल पता नहीं ये कौन से डिप्रेशन में है। वो कहता है कि देखो मैं मैजिक फेस्टिवल में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। पहली बात तो मैं मैजिक को यूज नहीं कर सकता और आखिरकार मैं उन्हें क्या करके दिखाऊं। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी कोलेट को लॉकर के पास में एक बैरियर फील होता है और जब वो लोग किमी की हेल्प से उस बैरियर को तोड़ देते हैं तो उन्हें नीचे जाने का एक हिडन रास्ता मिलता है। तो विल और कोलेट उस रास्ते के अंदर चले जाते हैं जहां वो देखते हैं कि कुछ लोग वहां पर बैठकर फेस्टिवल के अंदर कौन जीतेगा उस पर शर्त लगा रहे थे। बैटिंग होती है ना आईपीएल में, कोई बोलता है चेन्नई जीतेगी, कोई बोलता है मुंबई जीतेगी। इसी तरीके से ये लोग यहाँ पर शर्त लगा रहे थे। उन्हें देखकर कोलेट कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, माना कि टीचर इस लॉकर रूम के पास में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये सब लोग यहाँ पर ये चीजें करेंगे। तभी ये लोग देखते हैं कि सियाना सियोन भी वहाँ पर होता है, जो विल को देखकर कहता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर कोलेट सामने आकर कहती है, हमें तो बस जैसे तैसे ये रूम मिल गया। और हाँ, ध्यान से सुन लो बेटा, अगर तुमने विल के साथ गुस्से से बात करी या इसको कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ। तभी विल सियोन से कहता है कि सियोन आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर ये तो नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पर बैटिंग करने आए हो। जो सुनकर सियोन कहता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, निकलो यहाँ से। लेकिन तभी उसके पीछे से उसके 2 भोले भाले दोस्त कहते हैं, नहीं तुम लोगों को क्या लगता है कि ये इस वजह से यहाँ पर आया है क्योंकि इसको चिंता हो रही थी कि कहीं लिहाना और बाकी सब इससे आगे ना निकल जाए, या फिर इसे ऐसा लग रहा था कि ये टॉप 3 से पीछे हो गया है। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, सियोन को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं हो रही है। तो सियोन उनसे कहता चुप रहो गधेड़ो, क्या बोले जा रहे हो। और फिर कोलेट भी सियोन का मजाक बनाने लगती है। तो सियाना सियोन कहता है देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खाली बस उनसे इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मैं राइटिंग टेस्ट में फेल हो गया था और उसके बाद से तो मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी की है और वैसे भी मैं मैजिक में तो उनके ही जितना पावरफुल हूँ। लेकिन मुझे इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन तुम्हें क्यों देना पड़ रहा है? और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और आगे हम देखते हैं कि विल मैजिक पोशन की क्लास को खत्म करके वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी कोलेट विल से कहती है कि आखिरकार तुम इसके बाद क्या कर रहे हो? अगर तुम डंजन में जा रहे हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? जो सुनकर विल कहता है कि मुझे माफ करना कोलेट, पर मुझे आज रात मिस गीना के पास काम करने जाना है। अब वो विल के साथ जा नहीं पाएगी। तो ये सुनकर कोलेट थोड़ी सी उदास हो जाती है।
इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर विल गीना के रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। उसी रेस्टोरेंट में दो ड्वार्फ काम करने के बाद बियर पी रहे होते हैं और विल उन्हें खाना सर्व कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम डोनान है वो विल से कहता है कि तुम्हारे लिए ये कितना हार्ड होता होगा विल, तुम सुबह न्यूज़पेपर डिलीवरी करते हो, उसके बाद क्लास में जाते हो और फिर रात को यहाँ पर काम करते हो। जिस पर विल कहता है कि मुझे वो स्कॉलरशिप नहीं मिले ना, तो इसीलिए मुझे ट्यूशन फीस को भरने के लिए यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो डोनान कहता है कि अब ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल आ रहा है, तो अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट करो तो शायद तुम कुछ कर पाओ। जो सुनकर विल सोचता है कि मैजिक तो है नहीं मेरे पास और कहता है मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी साइड में खड़ी गीना कहती है विल, बातें करना बंद करो और काम करो, तुम्हारे दोस्त को देखो तुम्हारे से ज्यादा काम कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि रोस्टी भी विल की हेल्प करने के लिए वहाँ आया होता है। विल रोस्टी से कहता है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, जिस पर रोस्टी कहता है कि बिना मैजिक के काम करना मेरे लिए एक नई चीज है, पर ये ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। और वैसे भी आज के दिन रेस्टोरेंट में इतना रश रहता है तो मैं अपने रूममेट को ऐसे मुसीबत में कैसे छोड़ सकता था। फिर आगे गीना विल से कहती है विल, मेरे वर्कर ने जॉब छोड़ दी है तो तुम्हें मेरे लिए एक नया वर्कर ढूंढना होगा। जो सुनकर वहाँ पर बैठे सभी ड्वार्फ कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, विल अकेला ही 2 लोगों का काम कर सकता है क्योंकि वो हमारा भाई है। क्यों है ना विल, हम लोग सही कह रहे हैं ना। इन सारे ड्वार्फ को देखकर लग रहा था कि ये विल को बहुत पसंद करते हैं। फिर लगभग सारा काम खत्म होने के बाद रोस्टी विल से कहता है कि देखो तुम्हें ड्वार्फ के पास काम करने से बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, क्या प्रोफेसर वोरकर तुम्हारे लिए कोई अच्छी जॉब नहीं ढूंढ सकते। जो सुनकर विल कहता है कि प्रोफेसर ने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। और वैसे भी पैसों के अलावा मुझे यहाँ के सारे लोग बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये लोग अपनी मेहनत का खाते हैं और ये लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पूरी दुनिया में कोई तो ऐसी जगह है जहाँ लोग मुझसे प्यार करते हैं। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी रेस्टोरेंट में जूलियस और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर जूलियस उसके दोस्तों से कह रहा था कि आखिर तुम मुझे ये किस घटिया रेस्टोरेंट पर लेकर आए हो। इन लोगों को यहाँ पर देखकर रोस्टी विल से पूछता है ये एकेडमी से ही है ना। तभी जूलियस की नजर विल के ऊपर पड़ती है और वो उससे कहता है फ्लंकी, क्या तुम भी यहाँ पर काम करते हो। और इतना बोलकर वो विल की बहुत बेइज्जती करने लगता है। तो इस पर पास ही में बैठा डोनान जूलियस को गुस्से से देखने लगता है। जो देखकर जूलियस कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे घूरने की। ध्यान रखना बे ड्वार्फ, तुम लोग दूसरी दुनिया से यहाँ भाग कर आए हो और हमने तुम्हें यहाँ रहने की जगह दी है, इसलिए तुम अपनी औकात में रहना। और फिर विल हमें बताता है कि जब बहुत साल पहले सेलियाल होस्ट ने ड्वार्फ की दुनिया को खत्म कर दिया था, तब ड्वार्फ्स बचने के लिए हमारी दुनिया में आ गए थे और इसलिए हमारी दुनिया में ड्वार्फ की बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं है। और हमारी दुनिया में अगर कोई ड्वार्फ किसी जादूगर पर गलती से भी उंगली उठा देता है तो उसका जुर्माना पूरी ड्वार्फ कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है। फिर आगे हम देखते हैं कि रोस्टी जूलियस और उसके दोस्तों के लिए खाना ले जाता है, लेकिन अब वो लोग ड्वार्फ के खाने का भी मजाक बनाने लगते हैं और उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। अब ड्वार्फ की इतनी बुराई सुनकर तो विल को गुस्सा आ जाता है और वो उनके पास जाकर कहता है कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा उसको वापस लो, क्योंकि यह खाना उन ड्वार्फ ने अपनी मेहनत से उगाया है और अपनी मेहनत से बनाया है। जो सुनकर जूलियस कहता है ओहो, देखो तो जरा, एक लूजर को दूसरे लूजर के लिए दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन अगर मैंने कहा कि यह खाना बेकार है तो यह खाना बेकार है। और वो उस प्लेट को विल के ऊपर फेंक देता है। और फिर विल को और डराने के लिए जूलियस के दोस्त उसके पास जाते हैं। अबे साले, तुझमें इतनी हिम्मत आ गई कि तू हमसे जुबान लड़ाएगा। लेकिन फिर आगे ये दोनों कुछ बोल पाते उससे पहले ही विल इन दोनों को पकड़कर जमीन पर भड़क देता है और इसी बीच गलती से थोड़ी सी अल्कोहल जूलियस के ऊपर भी जाकर गिर जाती है। अब ये सब होने के बाद इधर जूलियस को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपने आइस मैजिक का यूज करने लगता है। वो अपने आइस मैजिक से विल को पकड़ लेता है और उसके चेस्ट पर फ्लावर बनाकर उसे टॉर्चर करने लगता है। लेकिन जूलियस देखता है कि विल को तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था। तो ये देखकर फिर जूलियस कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हें अभी टॉर्चर नहीं करूंगा। तुम ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैं तुम्हें वहां पर सारी पब्लिक के सामने शर्मिंदा करूंगा। तो इस पर विल उसके मैजिक से फ्री होकर उसके मैजिक स्टिक को पकड़कर कहता है ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड।
तो इस पर जूलियस कहता है, ध्यान रखना, अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें एकेडमी से बाहर निकलवा दूंगा। जिसके जवाब में विल कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम इन सभी ड्वार्फ से माफी मांगोगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल को दिखाने से, जहां पर प्रिंसिपल कहती है कि फाउंडर मेसिडियस ने कहा था, ट्रेनिंग, कंपीटिंग एंड मास्टरिंग के बाद ही आप वो पिलर बन सकते हैं जो कि स्काई को संभाल सकता है और बुराई को दूर रख सकता है। तो चलिए अब ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल को शुरू किया जाए। और तभी हम देखते हैं कि हैरी पॉटर का क्विडिच वाला गेम स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर सभी सेक्शन हर एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स के ऊपर नजर रखे हुए थे। और तभी कुछ स्टूडेंट्स के अंदर स्काई रेस स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। जिसके बाद प्रिंसिपल कहती है कि स्क्वेड सारे स्टूडेंट्स पर नजर रखे हुए हैं और वो लोग सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं। टावर सच में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता है। जो सुनकर आइरिस कहती है कि वो इसलिए क्योंकि टावर के बाहर भी बहुत सारे मेजेस हैं और इससे पहले कि वो लोग सभी टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ले जाए, टावर उन्हें अपने पास बुलाना चाहता है। उधर कंपटीशन में हम देखते हैं कि लिहाना स्काई रेस को जीत जाती है और फिर वहाँ पर एक बंदा कहता है कि लिहाना दूसरी बार इस रेस को जीत चुकी है और इस बार तो इसने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। जिसके बाद आइरिस वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर प्रिंसिपल कहती है, क्या तुम अभी से ही जा रही हो? जिस पर आइरिस कहती है कि मुझे अपना काम भी करना है और वैसे एक सीनियर ऐसा भी है जिसे मुझे चीयर करना है। जिसके बाद हम सियाने सियोन को देखते हैं, जो कि एक क्राउन अटैक नाम के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है और इसके लिए उसे कोलेट ने पूछा होता है और इसीलिए वो उसे मना नहीं कर पाता है, जिससे कोलेट बहुत खुश होती है। और फिर सियोन कहता है, चलो कोलेट, ये तो अच्छा हुआ कि अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि तुम्हें अपना टाइम किसके साथ स्पेंड करना चाहिए। मेरे और उस फ्लंकी के बीच में आखिरकार मैं ही तुम्हारी चॉइस बना। और फिर वो चेंजिंग रूम में चला जाता है, जहाँ पर विल को देखकर वो कहता है, रुको जरा, आखिर ये फ्लंकी यहाँ पर क्या कर रहा है? जो सुनकर कोलेट कहती है कि वो बात ऐसी है कि क्राउन गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए एक टीम को कम से कम 21,000 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए और इसीलिए अगर विल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो हमें इसमें तुम्हारी जरूरत थी, इसीलिए मैंने तुम्हें हमारी टीम को ज्वाइन करने को कहा। फिर विल भी कहता है कि मुझे माफ करना सियोन कि मैंने तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व किया। जो सुनकर सियोन कहता है, आखिर क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ टीम अप क्यों करना पड़ रहा है और भला तुम इस हाई लेवल कॉन्टेस्ट में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो? उसी वक्त हम देखते हैं कि जूलियस भी वहां से जा रहा होता है, जो देखकर विल और जूलियस एक दूसरे को घूरने लगते हैं। जो देखकर सियोन सोचता है, एक मिनट रुको, आखिरकार ये मुझे क्यों नहीं देख रहा है? क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है? और उस टाइम उसने मुझे बचाकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी किया था और अब तो ये मुझे देख तक नहीं रहा है। तभी कोलेट कहती है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है और विल ने कहा है कि ये जूलियस के खिलाफ क्राउन अटैक में पार्टिसिपेट करेगा। और तभी वहाँ का नरेटर माइक कहता है, तो आप सभी का ग्रैंड फेस्टिवल के आफ्टरनून सेशन में वेलकम है। और दोस्तों, इस बार फिर से मैं ही इस इवेंट को होस्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ एकेडमी के सबसे गर्म प्रोफेसर हैं और ये सच में बहुत ज्यादा स्केरी है दोस्तों। और सारे स्टूडेंट्स बस यही सपना देखते हैं कि वो इनको सबक सिखा सके। और प्रोफेसर एडवर्ड, प्लीज मेरे क्रेडिट्स को वापस कर दीजिए। और आखिरकार ये किसका आइडिया था? आखिरकार वो कौन था जिसने मुझे वाइपर के साथ कमेंट्री करने के लिए भेज दिया? जो सब सुनकर प्रोफेसर एडवर्ड बड़े ही गुस्से से बोलते हैं, माइकड़े, अपनी अगली क्लास के लिए अपनी कॉफिन तैयार रखना, तेरे को तो उसमें गाड़ दूंगा। जो सुनकर माइक कहता है, अरे आप तो सीरियस हो गए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो चलो फिर आज का मेन इवेंट क्राउन अटैक को शुरू किया जाए। तो प्लीज एल्फ फ्रैक्शन तैयारियों को शुरू करें। फिर हम देखते हैं कि एल्फ फ्रैक्शन के लोग अपने मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और इससे स्काई में बहुत सारे मैजिक सर्कल्स आ जाते हैं और वो सभी सर्कल्स स्टेडियम के बाहर जाकर एक्टिवेट हो जाते हैं। और तभी वहाँ एक बंदा कहता है कि एल्फ की इस ग्रेट स्पेल से स्टेडियम के बाहर काफी अलग अलग जोन बन गए हैं, जैसे कि पहला है वोल्केनो जोन, दूसरा है मार्शल लैंड, तीसरा है बेड लैंड, फोर्थ है ग्रास और लास्ट है वुडलैंड जोन। और क्राउन अटैक 3 प्लेयर्स की टीम में खेला जाएगा। इस गेम में पार्टिसिपेंट स्टेडियम के बाहर से स्टार्ट करेंगे और उन्हें मुश्किलों का सामना करते हुए अंदर आना होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्राउन रखा गया है
और जो भी टीम इस क्राउन को पहले उठा लेगी वो टीम जीत जाएगी। और हाँ, यहाँ पर टीम्स को खाली अकेले अलग अलग जोन का सामना नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स भी हैं जिन्हें हमारे प्रोफेसर ने सेट किया है। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले या तो सभी ट्रैप और जोन को क्लियर करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं या फिर दूसरी टीम के रास्ते को ब्लॉक भी कर सकते हैं। और बाकी सभी कॉन्टेस्ट के मुकाबले यह कॉन्टेस्ट काफी ज्यादा वाइल्ड और एक्साइटिंग है और ये मैच सच में एक लड़ाई का मैदान है। जिसके बाद प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि इसमें हम देखेंगे कि टीम अलग अलग सिचुएशन में कैसे डील करती है और वो लोग आपस में कैसे टीम के अंदर भी डील करते हैं। इस कॉन्टेस्ट को तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि जैसे कि आप सच में किसी डंजन के अंदर गए हो। जिस पर माइक कहता है कि हाँ, प्रोफेसर ने बिल्कुल सही कहा, ये एक हाई लेवल कॉन्टेस्ट है जिसमें सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं। और वैसे मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, पर एकेडमी में गैम्बलिंग के दौरान पता चला है कि विग्नेल की स्क्वाड 12 और जूलियस की स्क्वाड 9 लोगों की फेवरेट है और इनमें से ही कोई जीतने वाला है। और मैंने खुद ने तो अपनी सारी सेविंग्स विग्नेल के ऊपर लगा दी है। और हाँ, यहाँ पर एक और टीम है, वो है स्क्वाड 6, जिसे कोई पसंद नहीं करता है, जिसमें कोलेट, सियोन और नो टैलेंट मतलब कि विल है। और फिर सभी लोग विल को पार्टिसिपेट करता हुआ देखकर उस पर हंसने लगते हैं और उसे पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं। जिसके बाद सारी टीम्स स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने लगती हैं। तभी प्रोफेसर विल को देखकर कहते हैं कि क्या तुम सच में इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें इस फेस्टिवल से दूर रहना चाहिए। जो सुनकर विल कहता है, मुझे माफ कर देना प्रोफेसर, पर चाहे अगर सभी लोग मुझ पर हंसेंगे भी तब भी मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूँ। और इतना बोलकर विल वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और तभी उनके रास्ते में काफी सारे गोलेम्स आ जाते हैं और उन्हें उन सभी को हराकर आगे जाना होता है। तभी हम विल को देखते हैं जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। उसे देखकर 2 स्टूडेंट बातें करते हैं कि क्या ये मरना चाहता है, जिस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि उस नो टैलेंट स्टूडेंट से तो कुछ नहीं होने वाला है, ये तो स्पेल वर्क एग्जाम में गोलेम के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं मार पाया था। इधर हम देखते हैं कि विल आगे जाते हुए कोलेट को हेल्प करने के लिए कहता है, जो सुनकर कोलेट विल के हाथ में अपने मैजिक को यूज करती है और उससे विल अपने रास्ते में आने वाले हर एक गोलेम को मार रहा था, जो देखकर सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि ये होने वाला है। जिसके बाद कोलेट कहती है कि भले ही विल मैजिक यूज ना कर सकता हो, लेकिन अगर वो उन गोलेम्स को इस तरीके से मारेगा तो वो कोई भी रूल ब्रेक नहीं करेगा। उसी वक्त हम सियोन को भी देखते हैं जो कि पुरानी बातों को याद कर रहा था और वो कहता है कि जब उस नो टैलेंट ने मुझे बचाया था तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पर मर जाऊं और फिर इसी वजह से मैंने तब तक ट्रेनिंग की जब तक मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन गया हूं। लेकिन फिर भी आज ये मुझसे वापस आगे निकल रहा है। और फिर आगे हम देखते हैं कि ऐसे ही करते करते विल की टीम दूसरे ट्रैप तक पहुंच जाती है और वहां पर दूसरे ट्रैप उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी विल जमीन पर एक पंच मारकर अपने सामने मिट्टी की एक लेयर बना लेता है, जिससे वो सभी लोग बच जाते हैं। और फिर विल कोलेट को फिर से आवाज लगाता है, जो सुनकर कोलेट अपने मैजिक से वहाँ पर बहुत सारी स्वॉर्ड्स को समन कर लेती है। जिसके बाद तो विल उन स्वॉर्ड से एक एक ट्रैप को तोड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ट्रैप बचा होता है और वो ट्रैप जैसे ही विल पर हमला करने लगता है, विल उसे बीच में से काट देता है। और तभी माइक कहता है, अरे वाह, इन लोगों ने तो दूसरे ट्रैप को भी पार कर लिया। आखिरकार ये लोग इतने ज्यादा फास्ट कैसे हैं? और वहीं पर फायर फ्रैक्शन की स्क्वाड का एक बंदा भी कहता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, इसने इतनी जल्दी ट्रैप्स का पता लगाकर उन्हें खत्म भी कर दिया है। और यहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड भी तारीफ करने लगते हैं कि विल ने बहुत सारे डंजन्स को क्लियर किया है और वो अपने एक्सपीरियंस से बहुत तेजी से काम कर पा रहा है, क्योंकि अब इतने एक्सपीरियंस के बाद उसके रिफ्लेक्सेस काफी तेज हो गए हैं। तभी आयरिस भी विल को चीयर करने लगती है और हम देखते हैं कि विल की टीम सबसे आगे चल रही होती है। वहीं पर बाकी सारी टीम्स को ट्रैप्स की वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही होती है। और फिर तो हम देखते हैं कि पूरे स्टेडियम से यही आवाज आने लगती है कि क्या विल इस बार फर्स्ट आने वाला है। जो सुनकर इधर जूलियस सोचता है कि आखिरकार स्टेडियम से इतनी आवाज क्यों आ रही है, और इसीलिए फिर वो अपने टीममेट से इसके बारे में पूछने लगता है, जो उसे बताता है कि विल इस टाइम से सबसे आगे है और अगर वो इसी तरह से आगे जाता रहा तो वो जीत जाएगा। जिस पर जूलियस कहता है, तुम चिंता मत करो,
मैं आगे जाकर उसे रोकता हूँ। वहीं पर आगे हम देखते हैं कि विल की टीम जंगल में पहुंच चुकी थी और वहां पर उनके जाते ही चेन सर्कल का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसी वक्त विल उनके आसपास के एरिया को काट कर उन सभी सर्कल का फेस एक दूसरे की तरफ कर देता है और इससे होता यह है कि वो एक दूसरे को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और इनको डिस्ट्रॉय करने के बाद विल सोचता है कि इस क्राउन गेम में जितना ज्यादा आप अपने डेस्टिनेशन के पास जाते जाएंगे उतनी ही ज्यादा टीम्स आपको मिलती जाएगी और फिर सारी टीम्स वुडलैंड जोन में आकर एक दूसरे से जरूर मिलेगी। और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ पर जल्दी पहुँच जाऊँ तो मैं जूलियस के ऊपर छुपकर हमला कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जूलियस उस पर हमला कर देता है। पर उसका हमला सिर्फ विल के कपड़ों को ही फाड़ पाता है। ये देखकर इधर कोलेट कहती है कि आखिरकार ये हमसे पहले यहाँ पर कैसे आ गया। और तब विल जूलियस को देखकर कहता है कि क्या ये अकेला है या इसकी टीम अभी कहीं पर छुपी हुई है। लेकिन उधर जूलियस तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो बहुत सारे आइस मैजिक से इन पर हमला कर देता है। वो तो सियोन अपने फायर मैजिक से जूलियस के मैजिक को मेल्ट कर देता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो विल और जूलियस पर हमला कर देता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन कोलेट अपने मैजिक से विल को बचा लेती है और फिर पहले सियोन जूलियस से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे रास्ते में हो। तो वहीं कोलेट सियोन से कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो सियोन। जिस पर सियोन कहता है, देखो अभी तक मैं एक अच्छा लड़का बनकर तुम्हारी हर बात सुन रहा था, पर अब मैं अपना रिवॉर्ड चाहता हूँ, इसीलिए मुझसे फाइट करो फ्लंकी। और इतना कहकर सियोन विल पर हमला करना शुरू कर देता है, जो देखकर कोलेट उसे रोकने जाती है पर जूलियस उसे फ्रीज कर देता है। तो वहीं इधर सियोन विल पर हमला करके उसकी स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है, जो देखकर विल कहता है, रुक जाओ सियोन, ये सही टाइम नहीं है हमारी फाइट करने का। लेकिन ये सुनकर सियोन तो कहता है, जल्दी करो फ्लंकी, अपनी स्वॉर्ड उठाओ। जो सुनकर तो फिर विल भी अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है और वो दोनों लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वापस से सियोन को दिखाने से, जो कि विल से कहता है, तो अब टाइम आ चुका है फाइट का, आओ मेरे साथ लड़ो विल। लेकिन विल उससे नहीं लड़ना चाहता था, इसीलिए सियोन तो उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला कर देता है। लेकिन विल उसका कोई जवाब नहीं देता है, बस उसको डोज कर देता है। अब इन दोनों की लड़ाई देखकर कोलेट उसको बचाने के लिए जा ही रही थी कि तभी जूलियस उसे अपने मैजिक से रोक देता है। और वहीं पर कोलेट जूलियस को देखकर काफी सरप्राइज होती है, क्योंकि उसे लगा था कि जूलियस उस हमले से नहीं बच पाया था। और तभी हम देखते हैं कि जूलियस तो कोलेट को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ सियोन विल पर अपने फायर मैजिक से हमला कर देता है, जिससे विल की स्वॉर्ड उसके हाथ में से छूट जाती है, क्योंकि विल उससे लड़ना नहीं चाहता था। और इसीलिए वो सियोन को समझाने की कोशिश भी करता है कि सियोन, ये अभी उनके आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। लेकिन सियोन के अंदर पता नहीं कौन सा फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ था और इसीलिए वो विल से कहता है कि जल्दी से अपनी तलवार उठाओ। और अब क्योंकि विल के पास भी कोई और चॉइस थी नहीं तो वो मारा ही जाता, और इसीलिए वो उसके अटैक को कम से कम डॉज करने के लिए अपनी तलवार को उठा लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोन कह रहा था कि वो शुरू से ही यूजलेस था, वो इतना बेकार था कि उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता था। और इसीलिए मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी हालत सुधार दूं। जिसके बाद हम छोटे सियोन को देखते हैं, जो कि बेचारे विल से कहता है कि मैं तुम्हें अपने नीचे काम करने के लिए रख सकता हूँ, फिर कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन विल बहुत डर चुका था, बहुत परेशान हो चुका था, इसीलिए वो उसको कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे करीब मत आना। अब सियोन तो मदद करना चाहता था और इसीलिए फिर इसी दिन से सियोन विल से नफरत करने लगा। और बस फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर सियोन विल के ऊपर अटैक पे अटैक किया जा रहा था और विल भी हमारा कोई कम नहीं था, वो उनसे बचते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। और फिर उन अटैक से बचते बचते जैसे ही विल खुद को संभाल कर वापस खड़ा होता है, तभी सियोन अपने मैजिक से उसे हवा में उड़ा देता है। लेकिन विल उसके मैजिक की लड़ को काट कर उससे फ्री हो जाता है। लेकिन तभी सियोन अपना अटैक इग्निस रोल यूज कर लेता है, लेकिन इसके जवाब में विल उसे भी डोज कर देता है। अब ये सब देखकर परेशान होकर सियोन कहता है कि ऐसे बंदरों की तरह कूदकर तुम सिर्फ मेरे अटैक से बचना चाहते हो, तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो, अब मुझ पर हमला करो। जो सुनकर विल कहता है कि नहीं,
हम दोनों एक टीम में ही हैं और वैसे भी मैंने मिस्टर डोनान और बाकियों से वादा किया था, इसीलिए मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता हूँ। जो सुनकर सियोन कहता है कि चुप हो जाओ, अपनी ये बकवास बंद करो। देखो, अगर अब तुम मुझसे नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हें अपने मैजिक से जलाकर राख कर दूंगा। और इतना बोलते ही वो वापस से विल के ऊपर फायर मैजिक से अटैक कर देता है, जिसे विल फिर से डोज कर लेता है और सोचता है कि ये क्या कर रहा है, क्या अब मुझे इसे लड़ना ही होगा क्या। तो वहीं पर दूसरी तरफ स्टेडियम में हम देखते हैं कि इस फाइट को पूरे स्टेडियम में देखा जा रहा था, जहां पर माइक कहता है कि ये क्या हो रहा है दोस्तों, स्क्वेड 6 लगातार आगे बढ़ रहा है और ये दो टीममेट्स विल और सियोन तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है प्रोफेसर एडवर्ड? जिस पर सीरियस एडवर्ड बोलते हैं कि चाहे जो भी वजह हो, पर टीममेट्स को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। क्राउन अटैक के रूल्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि टावर से आए हुए स्काउट्स इसके लिए मार्क्स काटेंगे। सच में उनके लिए ये बहुत बुरा हो रहा है। और ऐसा बोलते हुए प्रोफेसर एक इविल हंसी हंस रहे थे और ये सुनकर कुछ लोग कहते हैं लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी इसे ही हो रही है। और तभी स्टेडियम के अंदर टावर से आए स्काउट्स कहते हैं कि ये सियोन अभी तक काफी अच्छा कर रहा था, पर आखिर में ये भी एक बच्चा ही निकला। जितने क्रेडिट्स इसने इस साल में अर्न किए थे उस हिसाब से तो ये 4th नंबर पर है, लेकिन अब इसकी इस हरकत की वजह से इसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। तो वहीं किकी रोस्टी से कहती है कि आखिरकार ये सियोन कर क्या रहा है, मैंने कभी दो टीममेट्स को आपस में लड़ते हुए नहीं देखा। जो सुनकर रोस्टी कहता है कि हाँ, मुझे भी अब चिंता हो रही है, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर आयरिस भी आ जाती है और वो रोस्टी से पूछती है कि क्या वो यहाँ पर बैठ सकती हैं। और तभी रोस्टी आयरिस को देखकर कहता है तुम आयरिस हो, है ना? जिस पर आयरिस कहती है हाँ मैं आयरिस हूँ, एक जूनियर जो कि सबकी दोस्त है। काफी दिनों बाद मिले हैं रोस्टी। और फिर वो कहती हैं कि क्या मैं अब बैठ सकती हूँ, मैं बहुत देर से खड़ी थी। और फिर वो उनके पास में बैठ जाती हैं और फिर विल को चीयर करने लगती हैं। उसे विल को चीयर करते हुए देखकर रोस्टी कहता है हैरानी की बात है, मुझे लगा नहीं था कि तुम सबसे अलग जाकर किसी को चीयर करोगी, मुझे लगा कि तुम भी बाकी लड़कियों जैसी हो। जो सुनकर आयरिस कहती है सच कहूँ तो मैंने विल के बारे में एक खास इंसान से सुना है। पहले मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब तो मैं उसकी फैन बन चुकी हूँ। जो सुनकर रोस्टी अपने चेहरे पर हाथ रखता है और कहता है कि वहाँ पर खुद सियोन लड़ रहा है, फिर भी विल सच में फेमस है। जो सुनकर आयरिस कहती है क्या तुम भी रोस्टी? जिस पर रोस्टी कहता है हाँ मैं भी विल को बहुत चाहता हूँ। जो सुनकर आयरिस कहती है कि प्यार करना इतना आसान नहीं है। जिस पर रोस्टी कहता है कि वैसे भी वो मेरा रूममेट है, मिस कोलेट को भी ऐसा ही लगता होगा। और फिर दूसरी तरफ हम क्राउन गेम को देखते हैं, जहाँ पर कोलेट जूलियस से बचती हुई भाग रही होती है। वो बस ये सोच रही थी कि उसे विल और सियोन को जल्दी से जल्दी रोकना होगा, लेकिन तभी वो देखती है कि जूलियस तो उसके सामने खड़ा है और वो कोलेट से कहता है अगर तुम ऐसे ही भागती रहोगी तो तुम्हारा लिटिल अर्थ प्रिंसेस वो तो एक मजाक बनकर रह जाएगा। जो सुनकर कोलेट थोड़ा गुस्से में कहती है मुझे उस नाम से मत बुलाओ और अगर तुमने फिर से ऐसा बोला तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। और इतना बोलकर वो पीछे की तरफ भागने लगती हैं। जो देखकर जूलियस उस पर अपने मैजिक से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये तो कोलेट का ही एक प्लान था, इसीलिए वो तुरंत पीछे पलटती है और अपने मैजिक से जूलियस के मैजिक को खत्म कर देती है। लेकिन फिर आगे हमें पता चलता है कि अपने मैजिक को खत्म करवाना ये जूलियस का प्लान था, क्योंकि उसके ब्लास्ट हुए मैजिक से वहाँ के ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं और उसमें कोलेट फंस जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है और इस धमाके को सब लोग स्टेडियम में भी देख रहे थे। वहीं स्टेडियम में एक पाम नाम का बंदा कहता है रुको सभी, वहाँ देखो क्राउन गेम में कुछ बहुत अजीब चल रहा है। और तभी उसके साथ में खड़ा बंदा जिसका नाम फ्लिप होता है वो कहता है जरा वहाँ पर देखो, वहाँ पर इतने सारे जूलियस कैसे हैं। और तभी हम देखते हैं कि गेम के अंदर जूलियस एमा की टीम के सामने भी आ जाता है। तो एमा उससे कहती है आखिर तुम हमारे रास्ते में क्या कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि जूलियस तो हर जगह पर है और सभी टीम्स को जाकर रोक रहा है। और हम देखते हैं कि वो तो विग्नेल के सामने जाकर भी खड़ा हो जाता है, जहाँ पर विग्नेल उससे कहता है हेलो जूलियस, तो अपने वादे के मुताबिक तुम मुझसे मिलने आ ही गए। जिस पर जूलियस कहता है हाँ
मैंने जंग की घोषणा की थी और अब मैं अपने हिडन मैजिक से तुम सबको धूल चटा दूंगा। जिस पर विग्नेल कहता है, अच्छा तो ये बात है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट वापस देना चाहता हूँ। और ऐसा बोलकर वो अपने मैजिक से एक गुलाब बनाता है और उसे हवा में उड़ा देता है और उसे देखकर जूलियस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और यही सही टाइम है देखकर विग्नेल अपने मैजिक से जूलियस को फ्रीज करके उसे तोड़ देता है। और ये देखकर विग्नेल का टीममेट कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया मास्टर विग्नेल। वैसे आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि भला जूलियस यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों उठाएगा। और तभी विग्नेल जूलियस को देखकर, जो कि अब एक क्रिस्टल के अंदर है, शायद उसमें फंस गया है, उसको देखकर सोचने लगता है कि क्या बात है जूलियस, किसने सोचा था कि तुम ऐसा भी कोई मैजिक कर पाओगे। यह तो एक मेजिया वेंडर बनने की निशानी है। और वहीं पर स्टेडियम के अंदर माइक कह रहा होता है कि वैसे मुझे पता तो नहीं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन स्क्वाड 12 के सामने अचानक से आए जूलियस के टुकड़े हो गए हैं। और दोस्तों, ये है एक एल्फ की असली ताकत। अरे विग्नेल भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? दोस्तों, मैं तो विग्नेल भाई से कहना चाहता हूँ कि आप पूरी कोशिश कीजिए, मैंने आपके ऊपर बहुत पैसे लगाए हैं। आगे हम इस जगह से दूर बैठे दो लोगों को भी देख पाते हैं, जिनमें से एक का नाम फिल्विस और दूसरे का नाम लेफिया होता है। और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हारी एकेडमी में पढ़ने वाले हमारे इस रिश्तेदार के बारे में? जिस पर फेल्विस कहती है कि ओके ओके है, ना तो ज्यादा अच्छा है और ना ही ज्यादा बेकार। वैसे इन सबसे ज्यादा जरूरी बात तो मुझे ये लग रही है कि अभी मुझे जाने का मन कर रहा है, क्योंकि मेरे जैसी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को ये सब फेस्टिवल कुछ ज्यादा रास आते नहीं हैं। जिस पर लेफिया उसे बताती है कि यह हेवन के रहने वाले रहीजेंट का फेस्टिवल है। तो इसकी रिपोर्ट हम लेडी एलेनोर को कैसे दें? और वहीं पर हम कुछ स्टूडेंट्स को भी देखते हैं जो कि बात कर रहे थे कि पता नहीं मास्टर विग्नेल और जूलियस में कौन जीतेगा। वो स्क्वाड 6 जीत के बहुत ज्यादा करीब थी, अगर सियोन बेवकूफ ने ये गलती ना की होती तो। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि वो निकम्मा विल जीते, लेकिन ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के बीच में ये सब करना, आखिर वो किस बात से इतना गुस्सा है? और तभी उसके साइड में बैठा हुआ बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि मैं समझ सकता हूँ कि सियोन कैसा महसूस कर रहा है। वो शायद ऐसा अपनी मन मर्जी ना चला पाने की वजह से, लेकिन किसी को एकेडमी से बाहर निकालने की कोशिश करना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से सियोन और विल की लड़ाई को देखते हैं, जहाँ पर विल सियोन से पूछ रहा था कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो। जिसके बाद हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विल अपना कुछ काम कर रहा था कि तभी एक हवा का झोंका आता है और उसकी सभी बुक्स और पेपर को उड़ा देता है। और ये देखकर सभी लोग एज यूजुअल विल के ऊपर हंसने लगते हैं। लेकिन चाहे लोग कितनी ही बार विल के ऊपर कितना ही हंसे, वो खुद को साबित करने की पूरी कोशिश किया करता था। और वहीं पर उसी वक्त विल सियोन से, जो शायद सहानुभूति बताने आया था, उससे कहता है कि मैं तुम्हें मुझे अपनाने के लिए कभी नहीं कहूँगा, ऐसा मतलबी काम मैं कभी नहीं करूँगा, तो प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और ये सब सुनकर सियोन काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद विल वहाँ से ध्यान हटाकर टावर को देखकर कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने रास्ते से नहीं भटक सकता, मुझे जाना होगा, मुझे एल्फी के पास जाना होगा। और फिर तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सियोन ने विल पर वापस से हमला कर दिया था, जिससे विल वापस से खुद को बचा भी लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सियोन अपने सबसे पावरफुल अटैक को करने के लिए एक फैल्कन को बुलाता है। उसे देखकर विल सोचता है, आग का बना हुआ फैल्कन, क्या ये गार्डियन है? जिसके बाद इधर सियोन उस फैल्कन को पूरे गुस्से में विल के ऊपर हमला करने को बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फैल्कन उड़कर आती है और विल के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इधर विल भी अपनी तलवार को जमीन में फंसाकर खुद हवा में कूद जाता है। और इधर जो फैल्कन बहुत स्पीड में आ रही थी, उसका एक पंख कट जाता है। और उसी वक्त विल को एक आइडिया भी आता है कि अगर वो इस फैल्कन के पंख को काट देता है तो उसे सियोन पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि विल सियोन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो फैल्कन खुद को रीजनरेशन की हेल्प से रीजनरेट कर लेती है और वो वापस से उड़कर एकदम खतरनाक तरीके से विल के पीछे आ जाती है। और उसी वक्त सियोन विल पर फायर एजिक से भी अटैक कर देता है। और इधर विल उस अटैक से बचते बचाते सोचता है कि आमतौर पर गार्डियंस जादूगरों की रक्षा करने के लिए होते हैं और लड़ाई के बीच में उन्हें स्पेल रीड करने का टाइम देने के लिए भी, लेकिन ये तो सभी जगह से हमला कर रहा है।
तो वहीं स्टेडियम में ये पूरी फाइट देखते हुए प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि इतनी ज्यादा काबिलियत, अब तो वो स्टूडेंट लेवल से भी आगे निकल गया है। इनफ्लेम बर्डिलियन ना ही वो सिर्फ इस हाई लेवल मैजिक को यूज कर सकता है, बल्कि वो एक गार्डियन को भी समन कर सकता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो इतने हाई लेवल जादू को खुद से यूज कर पा रहा है। और सियोन की ऐसी काबिलियत को देखकर टावर के स्काउट्स में से एक बंदा, जिसका नाम रोज है, वो कहता है कि इस स्टूडेंट की हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। जिस पर उसके साथ खड़ा बंदा कहता है कि सर, ये सियोन अल्स्टर है, अल्स्टर खानदान का वारिस और फायर मैजिक का उस्ताद। वॉचर्स के रिपोर्ट के मुताबिक उसमें काफी ज्यादा काबिलियत है, लेकिन अभी ये बाकी टॉप 3 से नीचे है। जिस पर उसका बॉस कहता है, तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये इतना पावरफुल हो गया। कभी कभी स्टूडेंट्स के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जब भी सोचो कि ये सभी बच्चे नादान हैं, तभी कोई ऐसा आता है जो अपनी काबिलियत से सभी को चौंका देता है। पर हाँ, यही तो ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल की खासियत है। लॉर्ड कैरियोट को रिपोर्ट कर दो कि हमने एक होनहार स्टूडेंट ढूंढ लिया है। और फिर आगे हम फ्लेम एम्परर वॉन कैरियोट को देखते हैं, जो कि अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। और फिर आगे हम फिर से जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सियोन ने अपने मैजिक से पूरे जंगल को इतना जला दिया था कि वहाँ पर उनके पसीने की बूंद भी भाप बनकर उड़ जा रही थी। तो वहीं इधर सियोन तो बाप रे बाप, इतने अटैक करने के बाद बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। सियोन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या हुआ विल, तुम बस इतने ही ताकतवर हो, इविल सेंटिनल को हराते टाइम तो तुम ऐसे नहीं थे। जो सुनकर विल कहता है कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया सियोन कि हम दोनों ये क्यों कर रहे हैं, हम दोनों को आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर सियोन कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, इतना ज्यादा सताए जाने के बाद, इतना जलील होने के बाद, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी तुम ये बोल रहे हो कि तुम मेरे से नफरत नहीं करते। जो सुनकर विल कहता है कि बेशक मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। मैं बता नहीं सकता कि कितनी बार मैंने तुमसे बदला लेने का सोचा है। ये सुनकर सियोन को थोड़ा अच्छा लगने लगता है कि हाँ चलो, अब ये मेरे पे ध्यान दे रहा है, मेरे पे गुस्सा कर रहा है। लेकिन तभी विल वापस से कहता है, लेकिन अभी हमें जूलियस को हराना है। फिर से जूलियस की तरफ ध्यान चला गया, मुझे इग्नोर कर दिया। यह सुनकर तो विल को भयंकर गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम एक लूजर हो, फिर भी तुम्हारा हार ना मानना मुझे पागल कर देता है। और तुम मुझे क्यों नजरअंदाज कर देते हो, मुझे अनदेखा मत करो। और ऐसा बोलते बोलते सियोन रोने लगता है। और विल को तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि सियोन उसके बारे में ऐसा सोचता है। और फिर आगे सियोन कहता है कि अब मुझे तुम्हारे हालातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने मुझे और ज्यादा बकवास सुनाई तो मैं तुम्हें यहीं पर कुचल दूंगा। अब इतना तिल मिला रहा है तो यह सब सुनकर विल भी अपने ग्लासेस पहन लेता है और अपनी तलवार भी उठा लेता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अब विल भी इस फाइट को लेकर सीरियस हो गया है। जो देखकर सियोन कहता है, आखिरकार तुमने लड़ने का फैसला कर ही लिया लूजर। और फिर सियोन अपने मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है। जो देखकर विल सोचता है कि अगर मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की तो गार्डियन मुझे रोक लेगा, मुझे बस उनका हमला सही टाइम पर प्रिडिक्ट करना होगा और जवाबी हमला करना होगा। और तभी सियोन अपनी पूरी ताकत से फेल्कन को भेजता है और साथ ही साथ वाइड स्केल डिस्ट्रक्शन मैजिक भी यूज करता है। और ये देखकर तो विल भी थोड़ा शॉक हो जाता है कि वो इन दोनों हमलों को कैसे रोकेगा। और तभी हम देखते हैं कि फेल्कन बहुत ही खतरनाक तरीके से विल पर हमला कर देती है। लेकिन विल हमारा बहुत ही खतरनाक है भाई साहब, वो उन सभी हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है। हम देखते हैं कि वो उन हमलों से बचते हुए उस गार्डियन के अंदर के कोर को अपनी तलवार से काट देता है, जिससे वो गार्डियन फेल्कन वहीं पर खतरनाक तरीके से बुम करके ब्लास्ट हो जाता है। और फिर विल यहीं पर नहीं रुकता है, वो सियोन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जो देखकर इधर सियोन भी रेडी हो जाता है कि आज तो ये गया। और फिर ये दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कोलेट आकर उन दोनों के बीच में एक वॉल बना देती है और ये दोनों उस वॉल से टकरा जाते हैं और हमला नहीं कर पाते हैं। और फिर जब हम कोलेट को देखते हैं तो उसके आधे कपड़े फटे हुए थे। और तभी विल कोलेट से जूलियस के बारे में पूछता है, जिस पर कोलेट उससे कहती है कि मैंने उसे पीट तो दिया था, लेकिन पता नहीं वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। वहीं पर सियोन कोलेट के हाल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है
कि तुम्हारे ये कपड़े फटे हुए हैं, ये कपड़े कैसे फट गए तुम्हारे? जिसके जवाब में कोलेट कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, फालतू से विल से लड़ने की क्या जरूरत थी, अच्छा खासा जीत रहे थे हम। खैर आगे फिर कोलेट विल के पास जाकर उससे कहती है कि तुम फटाफट आगे जाओ, तुम्हें जूलियस से अपना हिसाब बराबर करना है। और फिर आगे कोलेट इधर सियोन को डांटने लगती है। उसी वक्त विल पहले तो अपना कोट उतारकर कोलेट को पहना देता है क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे, और फिर उसके पीठ पर एकदम प्यार से हाथ रखता है, जिससे कोलेट तो बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो जाती है। और फिर विल सियोन को डांटने का मना करके वहां से चला जाता है, और उसे देखकर इधर सियोन वापस से जोर से चिल्लाने लगता है, वापस आओ, मेरे साथ लड़ो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलियस की टीम स्टेडियम में आ चुकी थी। वो लोग क्राउन के बहुत पास में थे, और इसीलिए इधर विल अपनी स्पीड फुल स्पीड कर देता है और अचानक से एकदम बिल्कुल हीरो की तरह स्टेडियम में एंट्री करता है। और उसे देखकर रोस्टी काफी खुश हो जाता है, और वहीं जूलियस उसे देखकर एक इविल स्माइल देता है। तो वहीं इधर हमारा विल कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ जूलियस। और बस इसी चैलेंज देने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।